नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर केदार देव है और मैं पुणे से हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में। और कुछ 15-20 मिनट का आगे मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा। आप इत्मीनान से सबूरी से देख लीजिए ताकि आप आपकी ज़िंदगी में, आप आपके परिवार में एक हेल्थ अच्छा मेंटेन कर सकते, एक हेल्थ आप बढ़ा सकते, एक हेल्थ आप अच्छा रख सकते, बना सकते। तो शुरुआत करने जाते हो। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आरोग्य। 2020 से पहले, महामारी से पहले, कोरोना महामारी से पहले हम लोग अपनी हेल्थ की तरफ, अपने आरोग्य की तरफ हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे या नहीं दे पा रहे थे। लेकिन महामारी के बाद, कोविड पैंडेमिक के बाद हम अपने परिवार की हेल्थ, अपनी खुद की हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना हमने शुरू कर दिया है। देखिए, ये चीज़ आज हमें पता चली है 2020 के बाद, लेकिन उसके पहले वहाँ तक लोग काम करते थे। आज हर घर घर में नाम हुआ है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एम्स। ये हर एक के घर में ये नाम आज पहुँच चुका है, आज ये नाम जा चुका है। उन्होंने 1997 से 2010 ये 12-13 साल उन्होंने सर्वे किया। वो हर एक शहर में गए, हर एक खेड़े में गए, हर एक नगर में गए, गली में गए और उन्होंने लोगों का सर्वे किया। वहाँ पे उन्होंने ये जाना कि लोगों का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, वर्किंग लाइफस्टाइल कैसी है, स्ट्रेस कितना आता है। और ये सारी चीज़ें वो जानने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया कि 2010 साल के बाद भारत में, हिंदुस्तान में जितने भी लोग मृत्यु उनको आ जाएगा, जितने भी लोग डेड हो जाएंगे, उनमें से 95% लोग जो है वो किसी न किसी ऑर्गेनल डिसऑर्डर से, यानी हमारे कोई शरीर का जो एक अंग है वो डिसऑर्डर, वो खराब होने से मृत्यु हो जाएंगे। ऐसा एक सर्वे उन्होंने WHO और एम्स ने उन्होंने बनाया और वो पब्लिश भी किया। आज WHO के और एम्स के वेबसाइट पे ये डाटा अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो उन्होंने 2010 के बाद जो भी बोला है कि 95% जितने भी डेथ हो जाएंगी वो किसी न किसी ऑर्गेनल फेल्योर से हो जाएंगी। और उन्होंने कैटेगरी बनाई ऑर्गन्स की। उसमें सबसे पहली कैटेगरी है हार्ट, अपना हृदय। आज हम लोग देख पा रहे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास, ब्लॉकेजेस, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें हमारे मुंह बोली हो गई है। और उसके साथ साथ हम लोग देख भी पा रहे हैं कि हमारे आजू बाजू, हमारे परिवार में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जितने भी डेथ हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा हृदय का, यानी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का सबसे मेजर रोल है। तो हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ये इसके माध्यम से आ रही है। तो हमें सबसे पहले ये जो अपना अवयव है, ये जो अपना दिल है, उसे सबसे बचना चाहिए। अपने परिवार को हृदय विकार से बचाना चाहिए, क्योंकि ये इतनी गंदी बीमारी है। ये ना पहले 5 मिनट तक हमें कोई संदेश भेजती है, 5 मिनट पहले या 5 मिनट हमको ट्रीटमेंट करने का भी, उपचार लेने का भी हमें समय नहीं देती। तो ये बहुत, इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी उन्होंने कैटेगरी की लीवर के विकार। अभी देखो, लीवर हमारे शरीर में यहाँ पे होता है और लीवर खराब होने के जो रीजन्स है उसमें हमें जनरली ऐसे पता है कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। मैंने ये देखा है कि अगर 100 लोग लीवर की परेशानी, लीवर से परेशान है, लीवर खराबी से परेशान है, तो उसमें से 96% लोग, यानी 96 लोग, 96 लोग जो शराब नहीं पीते थे उनके भी लीवर खराब हो रहे हैं। तो सिर्फ दारू पीने से, हम लोगों को पता है शराब पीने से लीवर खराब होते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन ज़्यादा लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं क्योंकि हम जो खा रहे हैं, रसायन युक्त सब्जियां हम लोग खा रहे हैं, रसायन युक्त मिलावटी तेल हम लोग खा रहे हैं, मिलावटी हवा हम लोग ले रहे हैं, मिलावटी दूध है, मिलावटी पानी है,
ये सारी चीज़ें जो है अपने शरीर में जा रही है, उसकी वजह से हमें लीवर के डिसीज़ हो रहे हैं, लीवर के बीमारियां हो रही है, जैसे फैटी लीवर हो गया, उसमें पानी भरना, फिर उसको पंच करना, फिर उसको टैप करके पानी निकालना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो इससे हो रही है। और मैंने ये भी देखा है कि लीवर ट्रांसप्लांट अगर कोई करता है तो 25 लाख रुपए से भी ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है। तो हमें लीवर से आज हमें उसके बारे में भी पता चल रहा है कि डायलिसिस ये वर्ड हमें ज़्यादा सुनने को मिल रहा है हमारे सोसाइटी में। देखिए हर एक 25 आदमी के पीछे डायलिसिस हमें डायलिसिस के पेशेंट्स हमें मिल रहे हैं, सुनाई दे रहा है कि इनको डायलिसिस पे रखा, उनको डायलिसिस पे रखा, उनकी किडनी काम नहीं कर रही, किडनी स्टोन हो गया, ये वो सारी चीजें जो हमें आज सुनाई दे रही है, ये भी WHO ने बताया था। और उसके बाद किडनी क्यों खराब होती है, किडनी का फंक्शन क्या है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। हमारे शरीर के पीछे 2 किडनियां होती है, उसका प्रामुख्य अगर काम देखा जाए किडनी का, तो हमारा शरीर जितना भी द्रव पदार्थ लिक्विड हमारे शरीर में बनता है, उसमें से ब्लड एंड यूरिन ये सेपरेट करने का काम किडनी का है। अगर उसमें क्षार जमा हो जाए, उसमें अगर कोई सॉलिड्स जमा होने लगे, तो फिर वो किडनी के फिल्टर्स जाम होने लगते हैं और उसके उसके साथ हमारी किडनी खराब होने लगती है। फिर किडनी में केराटिनाइन बढ़ने लगता है और फिर आगे जाके किडनी डैमेज होके उसका फंक्शंस, उसकी वर्किंग बंद हो जाते हैं। फिर हमें डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस में क्या होता है, एक हाथ से खून निकाला जाता है, फिल्टर मशीन में से फिल्टर में साफ करके दूसरे हाथ में फिर से अपने को खून चढ़ाया जाता है। ये प्रोसेस जो अंदर होने वाली थी, वो प्रोसेस बाहर आर्टिफिशियल हमें मशीन से करनी पड़ती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको अल्टरनेट डे, एक दिन के बाद, एक दिन के बाद उनको डायलिसिस करना पड़ता है। और डायलिसिस का जो खर्चा है 1200 से 1500 हमारे पुणे में पर डायलिसिस खर्चा है। और उसकी जो तकलीफ होती है वो पेशेंट को, वो तो किसी मृत्यु के समान ही वो वहां से मृत्यु शैया से वो ही गुजरता है, बहुत तकलीफ होती है। तो हमें केराटिनाइन का, हमें किडनी का हमें ख्याल रखना है, संभाल के रखना है। हमें सर्विसिंग हमारे बॉडी की पूरी करनी चाहिए। देखिए मैं ये सर्विसिंग वर्ड बोलता हूँ, हम लोग अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग करती है, हमारी लाखों करोड़ों रुपयों की हमारी गाड़ियां रहती है, हम उसको टाइम टू टाइम सर्विस करते हैं। लेकिन खुद के बॉडी की, खुद के शरीर की हमने सर्विसिंग लास्ट टाइम कब की थी? अभी आप पूछेंगे गाड़ी में सर्विसिंग करते हैं तो नीचे नट निकाल के ऑयल निकालते हैं, ऊपर से फ्रेश ऑयल डालते हैं, हमारा कौन सा नट निकाले? बिल्कुल सही बात है आप जो सोच रहे हैं। हम लोग हमारे शरीर को डिटॉक्स कब कर पाते हैं? हमारे शरीर में से जो विषारी तत्व है, विषारी जो घटक है, जहरीले घटक है, उनको हमें शरीर से बाहर डालना आना चाहिए और हमें ऐसी सोच भी बनानी चाहिए। चौथी कैटेगरी है डायबिटीज। इसके मामले में हमारा भारत देश दुनिया में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। बहुत दुख से मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट पूरे दुनिया में है, आधे से ज्यादा उनकी तादाद अकेले हिंदुस्तान में है, अकेले अपने भारत में है। तो हमें डायबिटीज से बचना चाहिए। डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज क्यों होता है, ये थोड़ा सा बेसिक जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको शेयर करूंगा। हमारे शरीर में यहाँ पे पैनक्रिया करके एक छोटा सा ऑर्गन रहता है, जिसका काम है इंसुलिन हार्मोन तैयार करना, एक द्रव पदार्थ शरीर में तैयार करना। उसकी काम की जरूरत वो क्यों चाहिए? हम लोग जो भी खाना खाते हैं, तो खाना हमारा शरीर खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और हमारी सारी जितने भी पेशियां रहती है, सेल्स रहते हैं, उनमें वो ग्लूकोज जाके बर्न होता है कोयले की तरह, और वो ट्रांसपोर्ट करने का काम इंसुलिन का रहता है। इंसुलिन एक ट्रांसपोर्टर है, कुरियर बॉय जैसा काम करता है। अपने को जिस पार्ट को हमें एनर्जी की जरूरत है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी यहाँ की स्वर ग्रंथि को, गले को मेरे एनर्जी की जरूरत है। तो इंसुलिन का काम यह है, वो जो ग्लूकोज जो बना अपना शरीर, जो हम लोग खाने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, उसको जिधर जरूरत है, जहां पे जरूरत है वहां पे उसको लेके जाए, और वो ग्लूकोज वहां पे जाके वो उस पेशियों में जाके वहां पे बर्न हो जाए। तो हमारा पैनक्रिया काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, और फिर उसके बाद हमारा
बढ़ती उम्र से या हमारी लाइफस्टाइल जो भी हमारे आज की जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से अगर कोई हम लोग जो जंक फूड खाते हैं या लाइफस्टाइल हमारे जो हो रहे तो उसके कारण हमारा पैनक्रियास जो है वो खराब होने लगता है और स्लोली स्लोली ये खराब होके एक दिन वो काम करना बंद कर देता है। फिर हमें जो क्या बोलते हैं थकावट महसूस होती है या वारंवार हमें यूरिन लगने की सेंसेशन आते हैं या यूरिन होती भी है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाके ब्लड अपना चेक करवाते हैं और फिर डॉक्टर हमें अच्छा सा एक मस्त बुके देता है और बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर अ डायबिटिक पर्सन। तो डॉक्टर बोलते हैं हम लोग जितने दिन तक जिंदा रहेंगे तितने दिन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमें डायबिटीज की ये दवाई जो भी मेटफॉर्मिन जो भी डॉक्टर सजेस्ट करता है वो हमें जिंदगी भर ताउम्र हमें वो खानी पड़ेगी। क्यों? डॉक्टर की गोली डायबिटीज पैनक्रिया रिपेयर नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती। हम आगे जाके देखेंगे वो भी। 5वीं कैटेगरी है ब्रेन रिलेटेड डिसीज। ब्रेन रिलेटेड डिसीज हम लोग जब देखते हैं कि मैं जैसे जब भी ऐसे सेशंस लेता हूँ तब मैं सामने वाले से वो परिवार में या कोई पब्लिकली में एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे बैठे ऐसे कितने लोग हैं जिनको फटक से गुस्सा आता है? तो फैमिली एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं, हमें हंसने लगते हैं। देखिए ब्रेन रिलेटेड डिसीज हम लोग बोलते हैं हम लोग पागल हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे हमारा दिल खराब होता है, दिल दुखता है, लिवर खराब हो सकता है, हाथ दुख सकते हैं, पैर दुख सकते हैं, उनके बीमारी आ सकती है, वैसे भी हमारी ब्रेन रिलेटेड डिसीज आ सकते हैं और वो क्यूरेबल है और वो दुरुस्त किए जा सकते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं लेडीज में, महिलाओं में थायराइड की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो भी एक ब्रेन रिलेटेड डिसीज मैं मानता हूँ। और मैंने एक स्टडी में ऐसा पाया कि हम लोग जो हमारे इमोशंस जो दबाते हैं, खासकर हम लोग महिलाओं की अगर बात करें तो पति गुस्सा हो, सासू गुस्सा करती है, सास ससुर गुस्सा करते हैं या बच्चे परेशान करते हैं, तो वो महिला जो रहती है घर की वो खुद के इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वो खुद को अंदर से दबाती है, ना वो रो सकती, खुल के रोती है, ना वो खुल के हंसती है। तो इसकी वजह से जो इमोशंस हमारे यहाँ पे गले में बैठ जाते हैं और वो इमोशंस दबाने के चक्कर में हम लोगों को थायराइड ये ज्यादा हो रहा है। तो हमें इमोशंस जो भी, हमें अगर रोना आ रहा है तो खुल के रोए, हंसना आता है तो खुल के हंसे, इमोशंस दबाए मत, ताकि थायराइड आगे जाके ना हो सके। छठी बीमारी उन्होंने बताई है 2018 के बाद कैंसर नामक बीमारी पहले से थी हमारे यहाँ पे, लेकिन वो अपना सर बाहर निकालेगी। बहुत तादाद में कैंसर नामक पेशेंट हमें देखने को मिलेंगे। देखिए एक ऐसी मान्यता हमारे समाज में है, कोई अगर व्यसन करता है, कोई दारू पीता है, सिगरेट फूकता है या कोई तंबाकू का चयन करता है, सेवन करता है, तो उसी को कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसे हम लोग मानते हैं। लेकिन मैंने इतने सारे पेशेंट्स कैंसर के देखे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी बड़ी सौंफ भी नहीं खाया होगा, कोई सुपारी का टुकड़ा भी नहीं खाया होगा। तो फिर कैंसर क्यों हो रहे हैं? फिर वही बात, आज जो किसान लोग उनके खेती में जो केमिकल फर्टिलाइजर ये यूज कर रहे हैं, और पानी जो हमारे यहाँ पे जो दूषित पानी आ रहा है, दूषित पोल्यूशन, हम लोग बहुत सारी बड़ी सिटीज में रह रहे हैं, पोल्यूशन बहुत गाड़ियों से, कारखानों से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये जो हवा हमारे शरीर में जा रही है, इसके कारण, इसके चलते कैंसर हमारा बीमारियां बहुत सारी पेशेंट्स बढ़ने लगे, सब लोगों को बहुत सारी रिस्क उनकी बढ़ गई है। और 7वीं और आखिरी कैटेगरी की 2022 के साथ पैरालिसिस नाम की बीमारी बहुत ज्यादातर लोगों में देखी जाएगी। और आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं और हम लोग देख पा रहे हैं ये सारी चीजें, जो 7 बीमारियां जो है, ये हमारी घर के बाहर है, घर के दरवाजे से बाहर, हर एक के घर के दरवाजे के बाहर ये 7 बीमारियां खड़ी है। और हमें अगर इससे बचना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर हमें इससे बचना है, इनको हमें घर में लेना है कि घर दरवाजे से बाहर से उनको दूर भगाना है, ये हमारे हाथ में है और कोई नहीं करेगा।
कोई आके कोई ग्राम सेवक नहीं करेगा, कोई नगर सेवक नहीं करेगा, कोई महापौर नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं करेगा। ये हमें खुद करना है, ना कि बाजू वाला भी नहीं करेगा, ये हमें खुद करना है। तो खुद करने का, अगर इनको दूर करना है, खुद दूर करना है, तो कुछ चीजें हमें जो है वो फॉलो करनी होगी। मैंने ये बेसिक आइडिया आपको आज बताई कि WHO और एम्स ने क्या बोला था, और हम लोग 2010 के 15 साल आगे भविष्य में जी रहे, और हम लोग पा रहे हैं कि ये सारी डिसीजेस हमारे घर के बाहर है। मैं आपसे एक 10 सवाल पूछूंगा। हम लोग एक छोटा सा एक सेल्फ एनालिसिस करते हैं, और उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे घर के बाहर, घर के अंदर इसमें से कितनी बीमारियां है। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई ब्लड रिपोर्ट, कोई MRI, कोई सीटी स्कैन, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। हम लोग सेल्फ एनालिसिस करेंगे। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये 10 सवाल ध्यान से सुनिए और अपनी उंगलियां काउंट कीजिए। अगर यस है उसका जवाब, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब अगर यस है तो एक उंगली पकड़िए, अगर नो है तो एक उंगली पकड़िए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 10 सवाल। मेरा पहला सवाल है, आर यू नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर और एनी बैड हैबिट? सवाल ध्यान से सुनिए, उल्टा सवाल है। आर यू नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर और एनी बैड हैबिट? आप शराब पीते हो, आप शराब नहीं पीते हो, आप स्मोकिंग नहीं करते हो, और आपको कोई बैड हैबिट नहीं है। सवाल उल्टा है। अगर आप इसको करते हो तो आंसर नो में पकड़िए, अगर आप नहीं करते हो तो आंसर यस में पकड़िए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डू यू चेक योर ब्लड प्रेशर, शुगर रेगुलरली? आप अपना ब्लड प्रेशर, शुगर रेगुलर चेक करते हो क्या? 99% इसका जवाब ना में आता है, क्योंकि हर एक के मन में डर है। अगर मैंने बीपी चेक किया, अगर मैंने शुगर चेक की और मुझे सच में शुगर निकली या बीपी की परेशानी निकली, तो ये डर हमें हमेशा सताता है। इसकी वजह से हम लोग अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवाते। तो दूसरा सवाल मेरा हो गया। तीसरा सवाल है, डू यू टेक टाइम ऑफ ईच डे टू रिलैक्स? आप अपने दिन में कुछ टाइम रिलैक्स होने के लिए समय निकालते हो क्या? इसका भी 99% जवाब ना में होगा। 15 घंटे सोना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम कर रहे हो, इसका मतलब ये है आप बीमार हो। सुबह उठने के बाद हम लोग जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, तो हम लोग अपना माइंड, अपना मन शांत करने के लिए कुछ योगा, मेडिटेशन या ध्यान धारणा, हम लोग जिस धर्म को मानते हैं, जिसमें स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, उसको हम मेडिटेट करते हैं क्या, ध्यान लगाते हैं क्या, प्रार्थना करते हैं क्या, पूजा करते हैं क्या? वो हमारा टाइम माइंड को सेटल करने में, रिलैक्स करने में लगाना चाहिए। तो इसका भी जवाब आप लोग दे सकते हैं। चौथा मेरा सवाल है, आर यू एट योर आइडियल बॉडी वेट? इसका भी सवाल 99% लोगों का नो में है। आज कोई भी आदमी देखे जिसका BMI, बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोला जाता है, अपनी हाइट और अपना वजन, ये जो एक उसका कैलकुलेशन है, उससे हमेशा आप 99% लोगों का ऊपर ही पाएंगे। जितनी हाइट है, जितनी ऊंचाई है, उससे वजन आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो यस है तो यस काउंट कीजिए, नो है तो नो काउंट कीजिए। पांचवा मेरा सवाल है, डू यू टेक बैलेंस्ड डाइट? देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है। बैलेंस डाइट बोले तो आप बोलेंगे मैं 2 चपाती राइस दोपहर में खाता हूँ, 2 चपाती राइस शाम को रात में खाता हूँ, और मैं बैलेंस डाइट लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसे बैलेंस डाइट नहीं, इसे कंट्रोल डाइट बोलते हैं। तो यही हमारी समझ है, इसे कंट्रोल डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट किसे कहा जाता है? आयुर्वेद कहता है बैलेंस डाइट यानी हमारे प्लेट में स्वीट, सार यानी खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, ऐसे 6 पदार्थ हमारे प्लेट में आते हैं क्या रोज, डेली? तो अगर वो है तो फिर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते। सातवां मेरा सवाल है, डू यू ईट फ्रेश सीजनल फ्रूट 400 ग्राम्स पर डे? हम हर रोज 400 ग्राम सीजन में आने वाले फल खाते हैं क्या? खाते होंगे, जिम जाने वाले खाते होंगे,
लेकिन जो खाते हैं वो हाँ में पकड़िए, जो नहीं खाते वो ना में पकड़िए। 8वां मेरा सवाल है, डू यू ईट ग्रीन फूड 400 ग्राम्स पर डे? हम लोग हरी सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, हरे कलर की सब्जियां 400 ग्राम रोज खाते हैं क्या? अगर है तो हाँ में पकड़िए, नहीं तो ना में पकड़िए। 9वां मेरा सवाल है, डू यू ईट ऑर्गेनिक फूड, फ्रेश वाटर एंड फ्रेश एयर? हम लोग ऑर्गेनिक, सेंद्रीय, जैविक जिसको बोलते हैं वो फूड खाते हैं क्या? 99% हमारे आज बाजार में जो मिलता है वो सब केमिकल युक्त रहता है, फर्टिलाइजर युक्त रहता है, तो इसका जवाब भी शायद ना में आना चाहिए। और आखिरी मेरा 10वां सवाल है, आर यू डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हो क्या? रोज सुबह उठने के बाद कुछ 5-10 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट आप लोग वॉक लेते हो क्या? अगर नहीं लेते तो खुद से सवाल पूछिए, हम लोग रोज सुबह उठ के वॉक लेते हैं क्या? देखिए जरा, क्या ऐसा कभी हुआ है कि हमारे घर से बाहर सरपंच जी ने कड़ी लगाई है, कुंडी लगाई है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे? तो मैं ये मानता हूँ कि आप कल से वॉक लेना एटलीस्ट शुरू करेंगे। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर हम लोग शाम को वॉकिंग के लिए जाते हैं या रात को डिनर होने के बाद वॉकिंग के लिए जाते हैं। वो ऐसे देखा जाए तो वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर सुबह के फ्रेश एयर में, जब सुबह आसमान में देखा जाए या हम लोग ये क्लाइमेट में देखा जाए, तो ओजोन की मात्रा, ओजोन वायु की मात्रा हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा रहती है, और ओजोन हमारे पेशियों को रिचार्ज करता है, सेल्स को चार्ज करता है। इसकी वजह से हमें सुबह अगर वॉकिंग के लिए गए तो हम लोगों को दिन भर हमारा पूरा फ्रेश जाता है, क्योंकि ओजोन हमें अच्छा मिल जाता है। शाम के टाइम अगर हम लोग जाते हैं तो हम पोल्यूशन, हमारे पेट के माध्यम से पोल्यूशन हमारे घर में लेके आते हैं। तो हम लोग ये करेक्ट करेंगे कि कल सुबह हम लोग दिन में सूर्य क्या बोलते हैं, उगने के टाइम हमें वॉक के लिए जाना है। उसका बेनिफिट ऐसा भी है, हमें जो विटामिन डी हमारे शरीर में, हड्डियों में चाहिए, तो विटामिन डी हमें सिर्फ सूरज से मिलता है, तो वो भी फ्री में हमको फोकट में मिल जाएगा, तो एक एडिशनल बेनिफिट भी है उसका। देखिए, मैंने जो 10 सवाल पूछे थे, आप मन में गिनिए या काउंट कीजिए मेरे सवाल के जवाब कितने यस आए हैं और कितने नो आए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जो ये वीडियो सुन रहे 50% से भी ज़्यादा लोगों के सवाल, 5 से ज़्यादा जवाब उनके नो में आए हैं। अगर जिन जिन लोगों के 5 से ज़्यादा जवाब नो में आए हैं, तो उन्हें अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सारी बीमारियां उनके घर में ऑलरेडी आ चुकी है। किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं, किसी ज्योतिष, किसी पंडित, किसी बुआ को दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे घर में ये बीमारियां आ चुकी है, तो हमें इससे बचना है। अगर हमें इससे बचना है तो हमें कुछ एक्शन करनी पड़ेगी। मैं एक मंत्र आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। ये मंत्र अगर हम लोग आज से रोज़ बोलना शुरू करेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में ये सारी चीज़ें हमारे घर से दूर भाग जाएंगी। तो मंत्र आप सुनना चाहेंगे? यस, डेफिनेटली वो मंत्र सुनेंगे। वो मंत्र है EARN, अर्न। आज हम लोग क्या अर्न करने में लगे पड़े हैं? बिल्कुल सही, आपने सही बोला। आज हम लोग पैसा कमाने की, पैसा अर्न करने के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। वैसे देखा जाए, जैसे घर पे बैठ के पैसा मिलेगा नहीं, वैसे घर पे बैठ के हमारी हेल्थ, हमारा आरोग्य भी घर पे बैठ के मिलेगा नहीं। हमें वो जाके अर्न ही करना पड़ेगा, उसको हमें कमाना ही पड़ेगा। हम कितने भी बड़े बड़े लोगों को पहचाने, कितने भी मुख्यमंत्री से हमारी पहचान हो, किसी बड़े डॉक्टर से पहचान हो, लेकिन हमें कोई वसीले पे, कोई पहचान पे हमें आरोग्य नहीं मिलता, वो खुद हमें कमाना पड़ता है। इसके लेटर में बहुत सारी गहराइयों से उसका मीनिंग, अर्थ छुपा हुआ है। मैं एक एक करके पहले बोल देता हूँ। पहला लेटर है एक्सरसाइज, उसके आगे एक वर्ड मैंने जोड़ा है रेगुलर। हमें रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा, रोज एक्सरसाइज।
आप जिम जा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल से जिम ज्वाइन करो, बिल्कुल नहीं। रोज़ सुबह उठने के बाद, सूर्य उगने के बाद हम लोग 40-45 मिनट, 5000 स्टेप्स, 2000 स्टेप्स हम लोग वॉक के लिए जा सकते हैं और वॉकिंग हम करके वापस आ सकते हैं। तो हमें कल से रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू करना पड़ेगा। दूसरा लेटर है ए। ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, हमारी विचारधारा, ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी की तरफ हमारा देखने का नज़रिया वो कैसा होना चाहिए। तो वो हमेशा हम लोग सुनते हैं, बहुत जगह सुनते हैं, ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारी इंसान की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग नेगेटिव है, हमारी इंसान की सेटिंग बिल्कुल नेगेटिव है। कोई भी काम हम लोग अगर कोई नया काम शुरू करने का सोचते हैं, वो कल से सोचते हैं, आज से नहीं। कल करेंगे, कल से करेंगे, आज क्यों नहीं। तो हमारी सेटिंग जो है वो कुदरत ने बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव बनाई है। तो हमें पर्पजफुली, जानबूझ के हमें पॉजिटिव सोचना है, ज़िंदगी की तरफ जानबूझ के हमें पॉजिटिव देखना है। तो एटीट्यूड हमारा वैसा होना चाहिए। तीसरा लेटर है आर। आर स्टैंड फॉर रेस्ट। हमें रोज़ रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद हमें चाहिए। ज़रा खुद की तरफ देखिए कि हमें रात को कोई दवाई लिए बिना नींद आती है क्या, और आती है तो वो गहरी होती है क्या, और गहरी भी होती है तो 7 से 8 घंटे की नींद होती है क्या। ये खुद से सवाल पूछिए। ये सारी 3 चीज़ें जो है ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, ये फ्री वाली चीज़ें हैं, इसको कोई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा लेटर है एन। एन स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन। और बड़ी ही दुख से मैं कहना चाहता हूँ, ये किसके साथ खाया जाता है ये हमें मालूम नहीं है। दुनिया में सबसे फास्ट ट्रेन कौन से देश में है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन से देश में है, अमेरिका के पंतप्रधान राष्ट्रपति कौन है, भारत के कौन है, हमें सारी दुनिया की मालूमात है। इन्फॉर्मेशन हमें सारी दुनिया की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। लेकिन मेरे शरीर को कितनी न्यूट्रिशन यानी पोषक घटक चाहिए, ये दुर्भाग्यवश हमें मालूम, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। हमारे शरीर को कितने पोषक तत्व, कितने घटक ऐसे चाहिए जो हमारा शरीर ज़िंदा रख सके, हमारा शरीर एक्टिव कर रख सके। हमारे शरीर को चाहिए विटामिन्स, हमारे शरीर को चाहिए मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये हमारे शरीर को रोज़ चाहिए होता है। और हम लोग अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में ये सारे घटक रोज़ के कितने जाते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देखेंगे तो हमें पता चलेगा हम लोग न्यूट्रिशन कितना क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में जाता है। बेचारे अक्षय कुमार जी को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ी थी कि हमें हमारे शरीर की प्रोटीन की ज़रूरत दिन की कितनी है, जितना हमारा वज़न है उतने ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में जाना चाहिए। देखा जाए अगर मेरा वज़न 80 किलो है तो 80 ग्राम प्रोटीन मेरे शरीर में रोज़ जाना चाहिए। प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है, 2 पेशियों को जोड़ने का काम करती है। जैसे 2 ईंटों को जोड़ने का काम सीमेंट करता है, वैसे 2 पेशियों को जोड़ने का काम प्रोटीन करता है। सर से बाल से लेके अंगूठे के नाखून तक हमें प्रोटीन की ज़रूरत है। तो प्रोटीन कितना चाहिए वो तो आपको पता चल गया, लेकिन प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा, वो भी मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर आप 200 ml का एक गिलास दूध पीते हैं तो उसमें से 2 या 3 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है। एक गेहूं की फुल साइज चपाती हम लोग खाते हैं तो उसमें से 1 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है। अगर हम लोग अंडे खाते हैं या चिकन खाते हैं, अंडे खाते हैं तो हमारे एक अंडे में से 4 या 5 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है। चिकन खाए तो 1 किलो अगर हम लोग चिकन खाते हैं तो उसमें से 20 या 22 ग्राम हमारा प्रोटीन उसमें से हमारे शरीर में जाता है। अगर मेरा वज़न 80 ग्राम है, अगर मुझे 80 ग्राम प्रोटीन रोज़ खाना है तो मुझे कितने अंडे खाने पड़ेंगे, कितनी चपातियाँ खानी पड़ेंगी, कितना दूध पीना होगा, ये आप कैलकुलेट करके खुद को बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, हमारे शरीर में नहीं जाने की वजह से ये सारी बीमारियां आज हमें दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको एक चीज़ और
एक चीज़ और एक मैं बताता हूँ, आयुर्वेदा कहता है हमारा फूड पिरामिड या हमारा खाने का जो सही तरीका है वो ऐसा अगर कोई एक ट्रायंगल रखा तो ऐसा बिल्कुल प्लेन ट्रायंगल दिखना चाहिए। सुबह का खाना आपका जो है वो राजा जैसा होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं। राजा जैसा यानी 5 पकवान रोज खाने हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप जो भी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, भाकरी खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, इडली सांभर खा रहे हैं, आप जो भी खा रहे हैं, आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो पेट भर के खाइए। सुबह का जो है वो राजा जैसा होना चाहिए। दोपहर हम लोग काम में जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, घर से टिफ़िन लेके जाते हैं, तो दोपहर का खाना हमारा मध्यम वर्गीय तरह होना चाहिए। 2 चपाती, रायता, एक हाथ सब्जी, फल, ऐसा हमारा होना चाहिए। और जब हमारा शाम होती है, सूरज ढल जाता है, तब हमारा खाना भिखारी की तरह होना चाहिए। भिखारी यानी दूसरों से मांग के, दूसरे घर से मांग के लाके खाना है क्या? बिल्कुल नहीं। जितना अपने हाथ पे बैठे उतना ही खाना है। आप किसी भिखारी को आप देखें, वो शाम को खाना मिले नहीं मिले वैसे ही सो जाता है। वैसे भी हमें 1 गिलास दूध या 1 गिलास छाछ, एक आधा फल हमें खा के सोना है। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने हमारा फूड का त्रिकोण ऐसे बनाया है। सुबह नाश्ता हुआ, मिला तो ठीक है, नहीं मिला, घाई हो गई काम को जाने के लिए तो कुछ खाया तो ठीक, नहीं वैसे हम लोग खाली पेट निकल जाते हैं। और बहुत सारे तमाम लोगों का मैं देखता हूँ नाश्ता जो है वो होता है पोहा एंड 1 कप चाय। ये भी आयुर्वेदा में कहा गया है कि पोहा और चाय एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पोहा में अपने को आयरन मिल रहा है और चाय में होता है कैल्शियम, दूध में कैल्शियम होता है। आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं लेना चाहिए, कम से कम 1 घंटे का गैप हमें मिलना चाहिए। दोपहर हम लोग अगर टिफ़िन मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर वड़ा सांभर, मिसल पाव, छोले कुलचे, ये सारी चीज़ें, पूरी भाजी, ये तो होटल अपने लिए खोल के रखे। और जैसे दिन ढलता है, सूरज ढलता है, हम लोग टीवी के सामने बैठ के भर पेट दबा के खाते हैं। टीवी के सामने बैठ के दबा के खाते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ, भाई साहब ऐसा क्यों करते हो? तो बोलते हैं तो फिर खाने के लिए नहीं कमाएंगे तो किसके लिए कमाएंगे? मैं बोलता हूँ बिल्कुल, आप कमा रहे इस 7 डॉक्टर के घर चलाने के लिए, ये 7 स्पेशलिस्ट का घर चलाने के लिए। तो हमारा खाने का जो ट्रायंगल है वो ऐसे रखना होगा, ऐसे कोशिश करनी होगी। आगे जाके मैं एक चीज़ और यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। 3 सफ़ेद चीज़ों से हमें दूर रहना है। 3 सफ़ेद चीज़, नमक प्लस चीनी प्लस मैदा, ये 3 चीज़ों से हमें दूर रहना है। 3 चीज़ों से हमें घर से बिल्कुल इनको निकाल देना है। ये सारी चीज़ें एक जगह मिलने का जो ठिकाना है वो है बेकरी प्रोडक्ट्स, और बेकरी प्रोडक्ट्स हमें अवॉइड करने हैं। और हमें इसके साथ खुद का ख्याल भी रखना है। दूसरी ये चीज़ है, मैं एक बोलना चाहता हूँ कि तेल, इंसान रहे या गाड़ी रहे या कोई व्हीकल रहे, यंत्र रहे, उसको तेल की ज़रूरत हर एक घर में है। अगर कोई झोपड़ी में रहता है उसको भी तेल चाहिए, और कोई राजमहल में रहता है उसको भी तेल चाहिए। कोई सब्जी बिगर तेल से नहीं बनती। तो आयुर्वेद कहता है हर एक आदमी की 20 ग्राम पर डे तेल कंज्यूम होना चाहिए। 20 ग्राम तेल, इसमें तेल आया, घी आया, बटर आया, 20 ग्राम हमें सिर्फ ज़रूरत है हर एक दिन की। 4 लोगों का अगर कुटुंब देखा जाए, परिवार देखा जाए, तो 80 ग्राम तेल पर डे कंज्यूम होना चाहिए। अगर महीने का हिसाब किया जाए 30 दिन का, तो 2.5 किलो तेल पर मंथ हमारा घर में कंज्यूम होना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। हम लोग थोड़ा हमारे घर में जाके के देखेंगे हमारे घर में तेल कितना कंज्यूम होता है। बहुत सारे परिवार ऐसे जो बोलते हैं हमें 2 महीने में एक 15 किलो का डब्बा लगता है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आपको 15 किलो का डब्बा अगर 2 महीने में लगता है
तो आप यहाँ पे भी जल्दी, बहुत जल्दी जा सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और इसके साथ मेरा ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। आपको जिसने ये वीडियो भेजा है, आपको जिसने ये लिंक भेजी है, उसके सर्वप्रथम फ़ोन करके आप आभार मानिए, क्योंकि इतनी बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है। जिन्होंने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है तो उनसे तुरंत संपर्क कीजिए। और अर्न का जो मंत्र है वो कैसे आगे हम लोग फॉलो करें वो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। सो इसके साथ थैंक यू एंड विश यू वेल्थ।